नमस्कार दोस्तों। आज हम फेडरल बैंक के Q2 के रिज़ल्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो मेजर बैंक्स हैं, मेजर प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें फेडरल बैंक का क्या स्टेटस है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो सबसे पहले हमारा HDFC बैंक आता है, जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और जो फेडरल बैंक है वो सिर्फ 35,000 करोड़ का मार्केट कैप रखता है। चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक वो ऑलमोस्ट 40% मार्केट कैप को होल्ड करता है, और जो अपना फेडरल बैंक है उसका बहुत कम रेशो है, सिर्फ 35,000 करोड़ पूरे मार्केट कैप। नेक्स्ट हम नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपैरिजन कर लेते हैं कि फेडरल बैंक और बाकी प्राइवेट बैंक्स का किस हिसाब से इनकी नेट प्रॉफिट रेशो और कैपिटल एम्प्लॉयड है। सबसे पहले देख लेते हैं हम HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो नेट प्रॉफिट था इस क्वार्टर का वो 17,000 करोड़ का था, और वहीं पे जो फेडरल बैंक का उसका 1,000 करोड़ का है। बट अगर हम इसके नेट प्रॉफिट रेशो को देखें तो नेट प्रॉफिट रेशो हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो लीडर है उसका 23% का नेट प्रॉफिट रेशो है, और जो फेडरल बैंक है उसका 17% का नेट प्रॉफिट रेशो है। मतलब अगर HDFC बैंक 100 रुपये का रेवेन्यू है तो उसमें 23 रुपये का वो नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे, डेप्रीशिएशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड ऑल सब कुछ पे करने के बाद, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, तो जो नेट प्रॉफिट जो HDFC बैंक को पड़ रहा है वो 23 रुपये बच रहा है, और फेडरल बैंक को सिर्फ 17 रुपये बचता है। और सबसे ज़्यादा जो बचता है वो कोटक महिंद्रा बैंक को बचता है 32%। यानी कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन से। यानी कि अगर कोटक बैंक 100 रुपये कमाता है तो उसमें 32 रुपये वो नेट प्रॉफिट बचा लेता है, और वहीं पे फेडरल बैंक 17 रुपये। और सबसे कम है IDFC फर्स्ट का, जो सिर्फ 10.5 रुपये बचाता है। चलिए एक बार ये हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जितनी कैपिटल है उस पर 1 रुपया अगर कैपिटल है तो उस पर कितना % रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अब इसमें देख लेते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। फेडरल बैंक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 5.91%, जो कि कम है बाकी इंडस्ट्री के, बाकी जो शेयर्स हैं उसके हिसाब से। जो लीडिंग बैंक है HDFC बैंक उसका 6.24 है, और कोटक महिंद्रा बैंक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सबसे अच्छा है 6.86%। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर किसी ने 100 रुपये लगा रखे तो उसको 6.86 रुपीज़ का उसको रिटर्न उसके ऊपर मिल रहा है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट रेशो की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो बैंक कमाता है, जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो बैंक कितना कमा रहा है 100 रुपये लगा के, 100 रुपये का अगर उसे इंटरेस्ट इनकम आ रही है या टोटल रेवेन्यू उसका 100 रुपये है तो उस पर बैंक 32 रुपये कमाता है, और वहीं पे कोटक महिंद्रा बैंक, और वहीं पे जो उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल है जो शेयर होल्डर को मिलता है वो 6.86 रुपये मिलता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक इस हिसाब से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। वहीं पर अगर IDFC फर्स्ट बैंक देखा जाए जहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो 10.65 था, मतलब अगर बैंक 100 रुपये का इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो उस पर सिर्फ 10.5 रुपये ही उसके नेट प्रॉफिट बच रहा है। पर अगर हम उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए वो है 6.59%, कि शेयर होल्डर ने अगर 100 रुपये लगाया तो वहाँ पे उसको कितना शेयर होल्डर को मिला है 6.59%। तो वो कम नेट प्रॉफिट पे भी IDFC फर्स्ट बैंक ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल डिलीवर कर पा रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके से तो जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो बेटर रहा फेडरल बैंक से या IDBI बैंक से। IDBI बैंक का भी नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 18% का नेट प्रॉफिट है, बट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सिर्फ 4.26 है। मतलब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली इनका प्रॉफिट ज़्यादा है, IDBI बैंक का प्रॉफिट है 1200 करोड़ का, IDFC फर्स्ट बैंक का है सिर्फ 700 करोड़ का, बट जो इसका कैपिटल बेस है, ये जो 1200 रुपये कमा रही है IDBI बैंक, इसके लिए जो कैपिटल लगा हुआ है वो ज़्यादा लगा हुआ है, कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है।
और उसके ऊपर ये 1200 का करोड़ कैपिटल कमा रही है, और उसमें भी जब उनका नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। वहीं पे जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसका कैपिटल कम है, इसलिए जो उसका प्रॉफिट है वो भी कम है, और वो भी कम NP रेशो में। अब यहाँ पे अगर IDFC फर्स्ट बैंक अपना अगर इंटरेस्ट मार्जिन्स को थोड़ा सा बढ़ा ले तो वहीं पे इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि कम कैपिटल है बैंक के पास, तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बढ़ जाएगा। चलिए अब हम Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। बैंक ने करंट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर की फिगर्स यहाँ पे हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हम टोटल इनकम देख लेते हैं बैंक की, जहाँ पे 6,185 करोड़ की करंट ईयर में टोटल इनकम थी। वहीं पे प्रीवियस क्वार्टर में 5,756 करोड़ की इनकम है, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 4,630 करोड़ की इनकम थी। वहीं पे हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे करंट क्वार्टर में 4,861 करोड़ के थे, प्रीवियस क्वार्टर में 4,454 करोड़ के थे, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 3,418 करोड़ के हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है। तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 1,324 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रीवियस क्वार्टर में 1,302 करोड़ का प्रॉफिट था, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1,212 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। चलिए हम फाइनेंशियल मार्जिन्स को एक बार ये ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल मार्जिन्स बैंक के रहे हैं प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में। करंट क्वार्टर में फाइनेंशियल मार्जिन्स जो हैं वो 0.10% का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 0.09% का था। उससे पहले वाले क्वार्टर में यानी कि 31 मार्च 2023 में अगेन 0.10% का। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक के मार्जिन्स कई क्वार्टर से, पिछले 5-6 क्वार्टर से कांस्टेंट ही रहे हैं 0.10% के, जो कि अच्छी बात है कि मार्जिन्स कांस्टेंट बैंक रखने में कामयाब रही है। चलिए अब हम बैंक के कुछ रेशोज को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अंडर बेसल 3। करंट क्वार्टर में जहाँ पे 15.50 है, लास्ट क्वार्टर में 14.28 था, उससे पहले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 13.84 है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है जितना ज़्यादा हो उतना बेटर रहता है बैंक्स के लिए। चलिए अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स देखते हैं, जहाँ पे 4.12 रुपीज़ रहा पर शेयर, प्रीवियस क्वार्टर में 3.98 था, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 3.31 था। अर्निंग पर शेयर भी जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा रहता है शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रॉस NPA और नेट NPA। ग्रॉस NPA कि जितना पैसा बैंक ने उधार पे दिया है उसमें से कितना ऐसा पैसा है जो वापस नहीं आएगा, बेसिकली ये NPA होता है। तो ग्रॉस NPA जहाँ पे बैंक का 4,000 करोड़ का ग्रॉस NPA है करंट क्वार्टर में, सेम प्रीवियस क्वार्टर में भी था, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में भी करीब करीब 4,000 करोड़ का ही था। वहीं पे नेट NPA की बात करी जाए तो जो नेट NPA है वो 1,229 करोड़ का है करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में उससे ज़्यादा था, 1,274 करोड़ का था, और उससे पहले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1,262 करोड़ का नेट NPA था। नेट NPA अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो ग्रॉस NPA है वो लगातार कम हुआ है, पिछले क्वार्टर से इस बारी क्वार्टर में कम हुआ है, और एक कांस्टेंट रेंज में घूम रहा है कि 2.26 से 2.5 तक, मतलब 2 से 2.5 तक जो NPA है वो वहीं पे मर्ज कर रहा है। जो नेट NPA है वो भी बैंक का 0.5 से 0.1 के बीच में ही है। चलिए इसको अब हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन है वो ग्रॉस NPA की है, और जो नेट NPA है की लाइन है वो रेड कलर में है।
हम ग्रॉस एनपीए देख सकते हैं बैंक के, जहाँ पे 0.43% किसी टाइम पे थे, वो अब घट के 0.02% हो गए हैं। और जो नेट एनपीए थे वो जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज पे घूम रहे हैं 0.1% के आसपास, 0.1% के आसपास। चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक ने कुछ डिस्क्लोजर्स करे हैं, किस किस बेसिस पे करें। सबसे पहले 11 अक्टूबर, अभी रिसेंटली बैंक ने कुछ शेयर्स इशू करे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। 7 करोड़ शेयर इशू करें, 7 करोड़ 26 लाख 82,000 शेयर्स इशू करे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹131, जिसका टोटल अमाउंट होता है 958 करोड़ के बैंक ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है शेयर्स की। और कंपनी ने, बैंक ने एक और डिस्क्लोजर करा है कि बैंक ने इशू करे हैं 23 करोड़ शेयर्स QIPs को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। QIs को बैंक ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है 23 करोड़ शेयर्स की, 23 करोड़ शेयर्स की सेम प्राइस में 131.9 के प्राइस पे, और जिससे जो टोटल अमाउंट जो बैंक को रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 3,000 करोड़ बैंक को यहाँ पे रिसीव हुआ है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।